डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की ये सीरीज है, इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसमें न्यूली एडेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस कहीं पर भी नहीं अवेलेबल है और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जेईई डिग्री वालों के लिए और जो पॉलिटेक्निक लेक्चर की यूकेपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 443 तक, 443 से, और कवर करेंगे 470 तक। इसके बाद 2 पार्ट्स और होंगे तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 443। स्टडी इनकम्प्रेसिबल लेमिनार फ्लो है दो इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में, तो शियर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होता है। तो ये इक्वेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और इसी इक्वेशन से आप ये टो की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। टो होगा 1/2, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन हो म्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएशन है वो पैराबोलिक है और यहाँ पर वेरिएशन है वो लीनियर है। लीनियर क्यों है? टो है वो प्रोपोर्शनल है माइनस वाई के, मतलब वाई रेज़्ड टू पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। इन इक्वेशन से जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेंगी। ये वाली वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा। सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सेंटर पे क्या होगा वाई की वैल्यू b/2, तो इस इक्वेशन में यहाँ से आ जाएगा b इंटू b/2 माइनस b/2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गई। इस वाली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ y की वैल्यू b/2 है, y बेसिकली बाउंड्री से डिस्टेंस है और टोटल ये जो है ये डिस्टेंस b है। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो y की वैल्यू b/2 हो जाएगी और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सेंटर पे शियर स्ट्रेस 0 है और बाउंड्री पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। वहीं पे वेलोसिटी बाउंड्री पे 0 है और सेंटर पे वो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444। ये क्वेश्चन है ग्रेजुअली वेरिड जो प्रोफाइल होते हैं M1, M2, M3, S1, S2, S3 उनसे रिलेटेड। कैलकुलेशन इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, अगर आपको इन प्रोफाइल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो एक मैंने सेपरेट इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उससे गो थ्रू होंगे, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, उसमें कुछ बेसिक्स दिए गए हैं कि कैसे हम प्रोफाइल्स प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें नॉर्मल डेप्थ दे दी गई है, तो हम क्या डिस्चार्ज निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। अगेन कह रही हूँ कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्यों यहाँ पे इस इक्वेशन से सोल्व करना इतना आसान भी नहीं है। ये वाला तो फिर भी हो जाएगा 0.5 रेज़ टू पावर 2/3। उसके बाद यहाँ पर ये होता है क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू होता है वाई सी क्यूब। ये इक्वेशन आप याद रखते हो, पता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए इक्वेशन होती है। तो पहले स्मॉल क्यू निकाल लेंगे जो कि होगा क्यू अपॉन बी। बी यहाँ पर आपको दिया गया 1 मीटर, यानी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू इक्वल ही आ जाएंगे। स्मॉल क्यू की आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, जी की वैल्यू रखोगे रेज़ टू पावर 1/3, तो सॉल्व करने पे आपका वाई सी आएगा 0.16 मीटर। अब ये मान लिया कि बॉटम है, ये मान लिया कि बॉटम है। आप वाई एन और वाई सी प्लॉट करोगे। वाई एन आपका है ये डेप्थ 0.5 मीटर, ठीक है। वाई सी आपका आ रहा है 0.16, यानी वाई सी नीचे आएगा, वाई एन ऊपर आएगा। सेकंड वाले केस में डेप्थ है वो चेंज होगी, 0.6 मीटर हो रही है, यानी ये 1 वाला रीजन है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। तो 1 वाले रीजन में ही ये प्रोफाइल प्लॉट होगा, इतना आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो y है, y नॉर्मल है वो वाई सी से ग्रेटर है और ये हुआ है सब क्रिटिकल फ्लो। और ये कौन से स्लोप में ऐसा होता है? माइल्ड स्लोप में होता है। तो इतने में भी आपका क्वेश्चन हो गया। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वाले और इस वाले रीजन में प्रोफाइल होता है वो राइजिंग होता है। कहीं पर भी जो प्रोफाइल है वो मीट कर रहा है तो इसको और बॉटम को एसिम्प्टोटिकली मीट करेगा और वाई सी को परपेंडिकुलरली मीट करेगा। तो इस तरीके का ये प्रोफाइल बनेगा और यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा M1। अगर इस सेकंड वाले रीजन में आता तो M2 हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 446 है, इसमें दिया है कि रेक्टेंगुलर चैनल है, रेशियो यहाँ पर पूछा आपको वेलोसिटी हेड टू फ्लो डेप्थ फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस। तो एक चीज तो आप ध्यान रखें, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, इन जनरल है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है, रेक्टेंगुलर है नहीं है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पर Q अपॉन ए अगर मैं लिख दूं इसका स्क्वायर इंटू टी अपॉन जी और यहाँ पे आ गया ए।
इसको क्या लिख सकते हैं आप, वी स्क्वायर, क्यू अप होने को वी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू टी। रेक्टेंगुलर चैनल है तो टॉप विड्थ या बॉटम विड्थ सारे में विड्थ होगी वो सेम ही होगी, और एरिया होगा वो बी इंटू वाई होगा, और टी को भी आप बी से रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी वाई इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर, और एफ आर आपका आ जाता है वी अपॉन जी वाई का रूट। तो चाहे तो आप ये याद रख लो, नहीं तो ना भी रखो, ये वाला याद रखें, क्योंकि इससे कोई भी सेक्शन है अगर ट्राइंगुलर का भी क्वेश्चन आ गया है जो कि कभी कभी पूछा जाता है तो भी आप सोल्व कर सकते हो। अब ये इक्वेशन आने के बाद तो काफी इजी हो गया आपके लिए। आप इसका स्क्वायर करोगे तो y है वो वाई सी है, वी स्क्वायर अपॉन जी वाई सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से वाई सी आपका आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी, और वेलोसिटी हेड होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g, तो इनका रेशियो निकालोगे तो 1/2 ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान रखें इस फॉर्मूले के यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, काफी बार स्टूडेंट फॉर्मूला इधर वाला तो रट लेते हैं, स्क्वायर पे ध्यान नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 447 काफी सिंपल सा है, पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट पावर ऑफ हार्डली ग्रेडियंट, यानी v आपका प्रोपोर्शनल होता है i के। i क्या है, हार्डली ग्रेडियंट h अपॉन l। l है वो लेंथ है और h है वो हेड लॉस है, l लेंथ में हेड लॉस हो रहा है वो h हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल है। ये कहाँ पर अप्लीकेबल होगा, तो पोरस मीडिया जैसे कि सॉइल है उसमें ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगी अगर फ्लो है वो लेमिनार है तो यहाँ पे ए होगा आंसर। और ग्रेवल के अलावा बाकी जो भी सॉइल्स होती हैं, सैंड हो गया आपका, क्ले वगैरह, सब में ये इक्वेशन अप्लीकेबल होती है क्योंकि वेलोसिटी काफी कम होती है और फ्लो लेमिनार ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 448, इसमें पूछा है कि वाटर है सेम डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, मोस्ट आइडियली एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, यानी एक ट्रायंगुलर सेक्शन है एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, वाई जो है वो दोनों में सेम है। आपसे पूछा गया हार्डली रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, दोनों ही मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए हार्डली रेडियस आप निकालेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए b इज इक्वल टू 2d होता है, ये सबको पता होगा। वैसे तो ये भी याद होगा कि r d/2 के इक्वल होता है, नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो इसको। सेम अब हम ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए लिखेंगे, a/p है वो हार्डली रेडियस होता है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि यह एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन है और इसके लिए थीटा जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होता है। ये डेप्थ है d, अब यहाँ पर b मैं लिख सकती हूँ, ऐसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, यह डेप्थ d है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, इसका हाफ होगा, तो ये भी d होगा और ये √2d होगा। ए क्या हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मेरा 2d होगा क्योंकि d इधर आएगा और d इधर भी आएगा, तो टोटल बेस 2d हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस साइड, तो साइड है वो √2d है तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ से आपका आएगा ये d/2 √2, ये आएगा और ये है d/2, तो आपको लेना है रेशियो ट्रायंगुलर के साथ रेक्टेंगुलर का, तो ये 1/√2 बी आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 449 में दी है कि एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है 6 मीटर जिसकी विड्थ है, डिस्चार्ज उसमें 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो हो रहा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू दी गई है, वाटर को इनकम्प्रेसिबल और इनविसिड मानना है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपसे पूछा गया है किस केस के लिए, उस केस के लिए जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर की वो मिनिमम हो, तो आपको पता है कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है जब फ्लो क्रिटिकल फ्लो हो रहा हो, और क्रिटिकल फ्लो के लिए ये रिलेशन होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ और वाईसी के बीच में। तो क्यू आपको दिया गया है ये कैपिटल क्यू, इससे स्मॉल क्यू आप निकाल सकते हो विड्थ से डिवाइड करके, तो 3.33 आ जाएगा। फिर वाई से निकालोगे तो 3.33 इंटू 3.33 क्यू स्क्वायर अपॉन जी, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूले आपको सारे अलग अलग नहीं याद रखने हैं, ये फॉर्मूला है। इसी को मैं अगर इस तरीके से लिख दूं क्यू अपॉन बी का स्क्वायर इंटू टी, मेरा ए को मैंने बी वाई से रिप्लेस किया है तो बी स्क्वायर तो अंदर चला गया, एक भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वाई का क्यूब आ जाएगा इंटू जी, टी को मैं बी लिख सकती हूँ क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल है तो टॉप से बॉटम तक विड्थ सेम होगी, ये आ गया, यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू वाई क्यूब आ गया, ये वाई सी होगा क्रिटिकल फ्लो क्योंकि यहाँ पर फ्लोर नंबर की वैल्यू हमने 1 ली है, तो यही फॉर्मूला है, इससे आपने वाई से निकाला है। दिक्कत थोड़ी सी आपको आ सकती है कैलकुलेशन में, हालांकि कैलकुलेशन भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से आइडिया लो, तो यहाँ पे 3.33 इंटू 3.33 ये आएगा, ये 10 के राउंड कुछ आएगा,
और ये नीचे 9.81 है, यानी 1 से बड़ा कुछ ही नंबर आ रहा है। इसके पावर रेज़ टू पावर 1/3 करोगे तो इसका तो आपको आइडिया लग रहा होगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे होंगे। बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ये थोड़ा-सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ैक्टली कैलकुलेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। गेट का क्वेश्चन है तो वहाँ पर तो अलाउड होगा कैलकुलेटर, तो ऐसे दिक्कत नहीं हुई होगी। और गुप्ता एंड गुप्ता में जो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं आप बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाओगे, आप उनको अभी से स्किप कर दें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है उसमें। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में अगर वो आ भी गए तो भी आप नहीं कर पाओगे, तो उसको बार-बार फिर प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 450 में दिया है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है और एनर्जी करेक्शन फैक्टर है लेमिनार फ्लो के लिए, उनका रेशियो क्या होता है? तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1.33 होता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 होता है, रेशियो इनका आ जाएगा 2/3। बेसिकली 1.33 है ना, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं और ये यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है तो 2/3 बी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 451 है, इसमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इसमें हो रहा है, जीवीएफ, चेंजिंग बेड स्लोप है, चेंज इज फ्रॉम स्टीपर स्लोप टू स्टीप स्लोप। स्टीपर स्लोप यानी पहले जो स्लोप था वो ज्यादा था, अभी स्लोप थोड़ा सा कम हुआ है। स्लोप थोड़ा सा कम होगा तो आपकी डेप्थ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। स्टीप स्लोप आपको दे दिया है, यानी S1 S2 S3 इन्हीं में से होगा। अब यहाँ पर ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, ये एनडीएल है, नॉर्मल डेप्थ वाली लाइन। अब यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है? चेंजिंग बेड स्लोप, चेंज इज फ्रॉम स्टीपर स्लोप टू स्टीप। स्टीपर स्लोप है तो उस केस में सीडीएल से नीचे होगा आपका, तो S1 तो हो नहीं सकता, या तो S2 होगा नहीं तो S3 होगा। स्टीपर स्लोप से आप स्टीप स्लोप पे जा रहे हो, यानी आपका इंक्रीजिंग होगा इस तरीके से। और इंक्रीजिंग कौन से जोन में होता है? इंक्रीजिंग आपका S3 में होगा, क्योंकि 2 वाले जोन में तो फॉलिंग होती है प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 452 में है, ये हम्प के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हम्प का आपको पता होना चाहिए, ये चैनल का बॉटम था इनिशियली, आपने इस तरीके से बॉटम ऊपर उठा दिया है तो इसको हम बोलेंगे हम्प, और ये यहाँ पे है, ये हम्प की हाइट हो गई। क्वेश्चन में दिया है कि एक फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल है, स्मूथ हम्प इस पे हम बिल्ड कर रहे हैं और इसकी हाइट है हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं हम्प की। जैसे पहले ये थी, उसके बाद आप इस तरीके से कुछ कर दोगे, उसके बाद इस तरीके से कुछ कर दोगे। कब तक इंक्रीज करोगे? जब तक चॉक्ड कंडीशन नहीं बन जाती। चॉक्ड कंडीशन क्या है? जो डिस्चार्ज पीछे से आ रहा है वो आगे पास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर है वो सेक्शन पे y2 है, मतलब हम्प से पहले का जो सेक्शन है वहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो, अपस्ट्रीम में जो डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, हम्प पे डेप्थ ऑफ फ्लो है वो y2 है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है वो y1 है, और यहाँ हम्प के बाद, हम्प के ऊपर वो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो y2 है। यहाँ पर दिया है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दिए इनमें से करेक्ट है। तो एक तो हम कुछ बेसिक्स है, एक बार उनको रिवाइज करते हैं, उनका यूज होगा यहाँ पर। ये ग्राफ सबको पता होगा, स्पेसिफिक एनर्जी और वाई के बीच में ऐसा वाला ग्राफ बनता है। ये क्रिटिकल फ्लो को इंडिकेट करता है, जहाँ पे ई है वो मिनिमम होगा। ई अगर मिनिमम से ज्यादा है तो दो चांसेस हो सकते हैं, जैसे ये ई है तो इसमें यहाँ पे एक तो ये फ्लो की डेप्थ हो सकती है और ये इंडिकेट करेगी सुपर क्रिटिकल फ्लो को। दूसरा, ये फ्लो की डेप्थ अगर होगी तो ये सब क्रिटिकल फ्लो होगा। तो सेम एनर्जी के लिए दो टाइप ऑफ फ्लो पॉसिबल है, ये सब क्रिटिकल फ्लो को इंडिकेट करेगा। अब हम वन बाय वन केस को डिस्कस करते हैं कि अगर पहले जो फ्लो था वो सब क्रिटिकल था तो कैसे चेंजेस होंगे, डेप्थ कैसे चेंज होगी, और सुपर क्रिटिकल था तो कैसे चेंज होगी। अब इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं सुपर क्रिटिकल वाले इस वाले ग्राफ की बात करूं तो इसमें जैसे जैसे मैं ई की वैल्यू घटा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा वाई बढ़ रहा है। ये E1 था यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल E2 है, तो E1 के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ Y1 है, E2 के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ है वो Y2 है। तो E1 तो बड़ा है E2 से और Y2 है आपका ग्रेटर है Y1 से। तो मतलब हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि जैसे जैसे स्पेसिफिक एनर्जी हम बढ़ाएंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में, वैसे वैसे हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी? YC तक बढ़ेगी मैक्सिमम। सुपर सब क्रिटिकल फ्लो वाला ये वाला ग्राफ है। सब क्रिटिकल फ्लो के केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम स्पेसिफिक एनर्जी को घटाएंगे, जैसे जैसे स्पेसिफिक एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, वाई भी डिक्रीज होगा। कहाँ तक डिक्रीज होगा? मिनिमम होगा YC तक। जैसे यहाँ पे ये है स्पेसिफिक एनर्जी, ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, ई डैश E1 डैश के कोरस्पॉन्डिंग Y1 डैश डेप्थ ऑफ फ्लो है। दूसरी अगर मैं लूँ यहाँ पे E2 डैश, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग Y2 डैश ऑफ फ्लो है। तो E1 डैश आपका कम था यहाँ पे E2 डैश से, तो इसलिए आपका Y1 डैश भी Y2 डैश से कम है।
ये हो गया, 2 चीज़ें हमारे पास आ गई अब यहाँ पे। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं कि हम्प बनता है तो कैसे होता है। हम्प बनेगा यानी चैनल बॉटम को आपने रेज़ किया है। जब स्पेसिफिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी हम बॉटम को डेटम लेके करते हैं। कहीं पर भी आपने डेटम को ऊपर उठाया है तो स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी ना। यहाँ पे हम इसके रिस्पेक्ट में इसको डेटम मान के स्पेसिफिक एनर्जी निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने डेटम थोड़ा ऊपर ले लिया है क्योंकि हमारा बॉटम ऊपर हो गया है चैनल का। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी हम्प बनने के बाद में डिक्रीज़ होगी। हम्प बनने के बाद स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो सुपर क्रिटिकल कैसे बिहेव करेगा, सब क्रिटिकल कैसे बिहेव करेगा। ये हमने अभी समझा था। स्पेसिफिक एनर्जी को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे, फ्लो की बात हो रही है सब क्रिटिकल की, तो y1 के रिस्पेक्ट में y2 कैसे चेंज होगा। सब क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज़ होगा, और सुपर क्रिटिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। y2 की बात कर रहे हैं हम, y1 के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए आप, चोक्ड कंडीशन में चोक्ड कंडीशन क्या होगी, y c पे पहुँच गया और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है आपका, सब क्रिटिकल फ्लो है तो डिक्रीज़ होते होते y c तक पहुँच गया, सुपर क्रिटिकल है तो इंक्रीज़ होते होते y c तक पहुँच गया। इसके बाद क्या होगा, अगर हम इस हम्प को और ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी से भी कम होगी, और मिनिमम एनर्जी से भी कम होगी तो उस केस में फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि सेम क्यू डिस्चार्ज पास करने के लिए ये एनर्जी पॉसिबल है इस रेंज में। मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इधर कितना भी हो सकती है। तो अगर हम एनर्जी मिनिमम से डिक्रीज कर दें, ईसी जो क्रिटिकल एनर्जी से डिक्रीज कर दें, तो उस केस में सेम क्यू हम आगे पास नहीं करा सकते। तो ये इस कंडीशन को हम चोक्ड कंडीशन बोलते हैं। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखिए कि चोक्ड कंडीशन हुई तो y1 इंक्रीज होगा सुपर क्रिटिकल के केस में और डिक्रीज होगा सब क्रिटिकल के केस में। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल अपोजिट है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब या तो 1 तो करेक्ट है, 2 3 है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों करेक्ट हैं कि एक करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड में देखिए, चोक्ड कंडीशन में क्या होगा, y2 इक्वल हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो को, अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है और सब क्रिटिकल है। ये बात बिल्कुल सही है। ये वैल्यू चेंज होते होते y c तक पहुंचेगी। सब क्रिटिकल है तो डिक्रीज होते होते पहुंचेगी, सुपर क्रिटिकल है तो इंक्रीज होते होते पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी y c के इक्वल, और उसके बाद फ्लो चौक हो जाएगा। उसके बाद सेम डिस्चार्ज पास नहीं हो पाएगा, चोक्ड कंडीशन बन जाएंगी। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो या तो सी हो सकता है, नहीं तो ए हो सकता है। अब थर्ड में जो कंडीशन दी है, अनचोक्ड कंडीशन के केस में क्या होगा, वाई है वो रिमेन अनअफेक्टेड, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। तो क्या होगा, अगर चोक्ड कंडीशन बनी तो डिस्चार्ज जितना आ रहा है उतना आगे पास नहीं हो रहा, और इधर वाटर लेवल राइज होगा, ये ऊपर जाने लग जाएगा लेवल। क्यों जाने लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो डिस्चार्ज जा रहा है वो इधर से आ रहा है उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी से कम हो गई है, तो सेम डिस्चार्ज पास नहीं हो पाएगा, कुछ कम डिस्चार्ज पास हो पाएगा, और ऐसे में क्या होगा, वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अनचोक्ड कंडीशन थर्ड में क्या है, अनचोक्ड कंडीशन अगर हुई तो y1 अनअफेक्टेड रहेगा। y1 अनअफेक्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि जितना डिस्चार्ज यहाँ से आ रहा है उतना ही आगे पास हो रहा है, तो y1 क्यों चेंज होगा, चेंज कब होगा, चोक्ड कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा और मैं कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड। जैसे जैसे आप जेड को बढ़ा रहे हो, ग्रेजुअली हमको हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका E2 डिक्रीज होता जा रहा है। E2 डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, इसी पे पहुंच जाएगा। इसी पे पहुंचने के बाद चोक्ड कंडीशन बन जाएंगी। उसके बाद सेम डिस्चार्ज पास नहीं हो पाएगा, जो इधर से आ रहा है वो आगे पास नहीं हो पाएगा हम के ऊपर से। तो यहाँ पर आई थिंक क्लियर है आप सबको। बस 2 ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, हम्प क्या है ये पता होना चाहिए, और कैसे वाई है वो वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 453 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है कि मरकरी है उसका डिप्रेशन है कैपिलरी ट्यूब में, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी और सरफेस टेंशन पे। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा और रो पे ये डिपेंड करेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, आपको ये पता चल गया, यानी ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब इन 2 में से आपको आंसर करना है। यहाँ पे या तो 2 और 4 को आप में से कोई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लो करेक्ट, नहीं तो 3 और 5 में कर लो। 2 में दिया है कि फ्लो इंड्यूस्ड ड्रैग का अगर हम मॉडलिंग करते हैं शिप पे, तो वहाँ पर फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एफ आर एंड आर ई दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
3 में दिया है कि अगर नैरो पाइप है उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो रेनॉल्ड्स नंबर और कोची नंबर दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर और कोची नंबर दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, कोची नंबर है ये इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो की हम स्टडी करते हैं। तो ये रेशियो होता है इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स का, और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 3 वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया तो आपका ए आ जाएगा आंसर। बाकी 4 वाला स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि सोप बबल है उसके फॉर्मेशन और कोलैप्स को जब हमें एनालाइज करना है तो सरफेस टेंशन और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है। 5th में दिया है कि डाउनस्ट्रीम स्लोप जो है ओगी स्पिल में उस पे जो फ्लो हो रहा है वो अफेक्ट हो सकता है सरफेस टेंशन से। तो 5th स्टेटमेंट भी गलत है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट थोड़े कंफ्यूजिंग है लेकिन अगेन आप एलिमिनेशन से इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 का पता चलता है आपको 2 और 4 या 3 एंड 5 में से सिर्फ एक को ही आइडेंटिफाई करना है, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 में दिया है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए गए हैं नॉन डायमेंशनल, मतलब फैक्टर्स दिए हैं इनमें नॉन डायमेंशनल फैक्टर कौन सा है, तो आप हर एक फैक्टर के डायमेंशंस कैलकुलेट करिए और चेक करिए। सी वी इज इक्वल टू इस तरीके से होता है, सी की अगर हम निकालेंगे डायमेंशन तो क्या होगा, वी की होती है LT माइनस 1, एस स्लोप है इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, आर की होगी 1/L, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, कुछ नॉन डायमेंशनल नहीं है 1, तो 1 नॉन डायमेंशनल नहीं है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे 2 का चेक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ही 2 प्रेजेंट है तो ये तो करेक्ट है ही। 4 एंड 5 और 5 भी करेक्ट है, 4 का आपको पता करना है। तो क्वेश्चन ये इजी है, कर भी सब सकते होंगे, लेकिन जो हर एक का निकालने लग गए ना उनका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जो वाइजली करेगा, थोड़ा सा स्मार्टली करेगा, वो एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन कैंसिल कर देगा और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 का ही चेक करेगा, वो 5 का करेगा भी नहीं, क्योंकि 5 तो दोनों में ही है, 2 भी दोनों में है, बस 4 वाला डिसाइडिंग है। तो 4 का आप इजिली कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन डी रेज टू पावर 5। तो इसका आप देखोगे तो क्यू में एक टाइम की यूनिट भी आ रही है, डी में टाइम की यूनिट आ नहीं रही है, तो कैसे बनेगा डायमेंशनल लेस। बाकी एग्जैक्टली डायमेंशन क्या आएगी आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन देख के भी समझ आ रहा है कि इसमें टाइम की यूनिट को कैंसिल होने के चांस ही नहीं बनता, क्योंकि क्यू में टाइम की यूनिट आएगी, डी में आएगी नहीं। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया, 2 एंड 5, 4 भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 455 भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कंटिन्यूटी के जो भी असम्पशंस है वो यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे u होगा, i के साथ में जो आ रहा है ये v होगा। u बेसिकली x डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है, v y डायरेक्शन का है, और ये जो आएगा ये आएगा w z डायरेक्शन का। तो इस इक्वेशन में आप रखोगे, ध्यान रखना है जैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, 2xy को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y आ जाएगा, yz को करोगे तो y को रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, z को कांस्टेंट मानोगे तो z आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन रही है 0 के इक्वल। ये यहाँ पे हो रहा है कैंसिल, सारा 0 आ रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फ्लो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल होगा, क्योंकि इसके में डेरिवेशन में हमने ये अजम्पशन लिया था कि अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन तो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल है। तो विस्कस का अभी हमें नहीं पता, सेकंड और थर्ड हमारे क्लियर हो गए। वैसे तो इतने में ही आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला आप ना भी निकालो तो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने ऑप्शंस में। लेकिन अगर आप 4 का निकालना भी चाहो तो भी कोई मुश्किल नहीं है, ये u है, ये v है, ये w है। 1 4 3 पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, आप जस्ट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पुट करेंगे तो u आपका आएगा 2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 4, ये 8 आएगा, ये 12 आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो -28.5 आएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख दिए 27 यूनिट दिया है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा 27 यूनिट तो नहीं हो सकता है, w अकेला ही -28.5 है। फिर भी आप एग्जैक्टली आंसर निकालना चाहते हो तो इस तरीके से ऐड करके स्क्वायर रूट ले लोगे। परपेंडिकुलर पे कहीं भी कोई वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है u, एक इस डायरेक्शन में है v, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 456 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्लो नेट के रिगार्डिंग, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में दिया है कि क्वांटिटी ऑफ सीपेज काम कैलकुलेट करने के काम में आता है। तो इरिगेशन में आपने देखा होगा जब वियर वगैरह का हम डिजाइन करते हैं तो सीपेज जो हो रहा है, क्यू जो है वो हम इससे निकाल सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से होता है फ्लो नेट। इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, स्टीम लाइन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना डिस्चार्ज किससे जा रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। आपने फॉर्मूला भी देखा होगा सीपेज फ्लो के में अर्थन के एम्बैंकमेंट के बारे में, जहाँ पे हम क्यू कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है उससे। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड में दिया है कि इट हेल्प्स डिटरमाइन द अपवर्ड लिफ्ट बिलो ए हार्डलिक स्ट्रक्चर। तो अपलिफ्ट प्रेशर हम इससे कैलकुलेट करते हैं, वही अपवर्ड जो थ्रस्ट है वो है। यहाँ पे एच अगर हेड है किसी जगह पे तो डब्ल्यू एच है वो अपवर्ड प्रेशर होगा, अपलिफ्ट प्रेशर होगा, वो आप इससे निकाल सकते हो। थर्ड में दिया है कि इट एप्लीकेबल टू रोटेशनल फ्लो ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये रोटेशनल फ्लो ओनली के लिए एप्लीकेबल होता है। ये हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ये लाप्लास इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन से हम फ्लो नेट को डिराइव करते हैं। ये जो फ्लो नेट बन रहा है इसको, और ये इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों है? क्योंकि फाई आपका हमेशा इरोटेशनल फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फाई के लिए आप जब भी ओमेगा निकालोगे वो हमेशा जीरो ही आएगा। ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, जो ये वाला फॉर्मूला था आई थिंक इस तरीके से। तो ये जब भी आप निकालोगे हमेशा जीरो आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा हमेशा ही जीरो होगा, फाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाई है वो सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि शाई एग्जिस्ट करता है दोनों के लिए। तो रोटेशनल थर्ड है वो गलत हो गया स्टेटमेंट, ए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457 में आपसे पूछा गया हार्डलिक जंप दिया है और पूछा कौन से टाइप का है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन टफ है, बाकी काफी सिंपल है। एफ आर स्क्वायर इसके इक्वल होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक को हमने टी वाई लिखा और ये आ गया और यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आप एफ आर कैलकुलेट कर लीजिए। दिक्कत है वो सारी कैलकुलेशन की ही है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको दे दी है 9.8 इंटू वाई, जो सॉरी ये क्यू जो आपको स्मॉल क्यू आपको दिया गया है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, उसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से एफ आर कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो कि ये 1 के आसपास होगा, ये 1 के आसपास होगा। अब 1.019 तो ये वाला पोर्शन है, ये 10 आएगा। डिवाइड में आपके क्या आ रहे हैं 9.8 इंटू 0.1, 0.98 से भी थोड़ा सा बढ़ाएगा क्योंकि 0.1093 है यहाँ पे, तो ये 0.98 0.99 कुछ आएगा। तो इसका रूट लेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, तो उसके आसपास ही कुछ आएगा। तो ये अगर 9 से ग्रेटर है तो स्ट्रॉन्ग जंप बनेगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 458 में दिया है कि एक 65 केजी का मैन है डिसेंड कर रहा है ग्राउंड पे पैरासूट से जिसका वेट 18 केजी है, यानी 65 प्लस 18 केजी वेट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका डाया आपको दिया गया है पैराशूट का, शेप है वो हेमिस्फेरिकल है, हाफ स्फेरिकल। डेंसिटी एयर की है वो ये दी गई है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आपको दी गई है। टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर आपसे पूछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ड्रैग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ड्रैग वाला चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है चीज़ें, और थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। एफ डी होगा वो 1/2 सी डी रो ए वी स्क्वायर होगा। सी डी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, रो डेंसिटी है, ए एरिया है और वी वेलोसिटी है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पैराशूट नीचे डिसेंड कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? जब सारे फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे? डाउनवर्ड जो फोर्स है और अपवर्ड जो फोर्स है वो डायरेक्शन में अपोजिट है ही, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। कौन कौन से फोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक ड्रैग फोर्स कर रहा होगा एयर के कारण और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 65 + 15 इतना तो मास है, मल्टीप्लाई बाई जी। रो यहाँ पर आपको दिया गया है सीजीएस यूनिट में, तो आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे। वैल्यूज रखोगे 1/2 इंटू सी डी इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। वी आपको निकालना है और ये यहाँ पे इसको इक्वेट कर दोगे आप इसके।
तो यहाँ से आपको सोल्व करने पे v आ जाएगा 16.78। लेकिन अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की दिक्कत है। यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे और ऑप्शंस इतने नज़दीक दिए हैं तो आसान नहीं है। हालाँकि मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप स्क्वायर रूट लेने के बजाय जो ऑप्शंस दिए हैं उनका स्क्वायर करके मैच करा लो, वो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा और टाइम कम लगेगा उसमें। आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459 में दिया है कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, नॉर्मल डेप्थ 20% से इंक्रीज कर दी गई है, तो डिस्चार्ज में कितना इंक्रीज होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बी ग्रेटर देन वाई होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा बी वाई से। तो आर है आपका वाई के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है हमेशा वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। अब यहाँ पे आप वी की इक्वेशन लिखोगे और आर की को वाई से रिप्लेस कर दोगे, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने पर। एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू वाई, कि क्यू है वो वाई रेज टू पावर 5/3 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वाई स्क्वायर इसमें आएगा ए में, बी वाई का स्क्वायर करोगे ना, सॉरी बी वाई करोगे इंटू वाई रेज टू पावर 2/3, तो ये 1 + 2/3 करके 5/3 आ गया। अब यहाँ पर जो इस एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे जैसे यहाँ पे किया है, तो उसमें अगेन कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी। शॉर्टकट से आप कर सकते हो, थोड़ा-सा रिस्क रहेगा, बट आप क्या आप उसका आस-पास का ऑप्शन आपको देखना है। एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? Q2 - Q1/Q। Q को मैं ऐसे लिख सकती हूँ K × y रेज़ टू पावर 5/3। तो Q2 मेरा हो जाएगा y2 रेज़ टू पावर 5/3 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो कांस्टेंट है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी? y2 रेज़ टू पावर 5/3 y1 5/3 रेज़ टू पावर अपॉन y1 रेज़ टू पावर 5/3। y1 यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1, तो y2 होगा 1 + 0.2, 20% से इंक्रीज हुआ तो 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए, नहीं तो आप y1 को y लिख सकते हो और y2 आपका क्या हो जाएगा 1.2y। सेम ही चीज़ है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से करेंगे तो 1.2 और रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 1। इसको सोल्व करने पे 36% आपका करेक्ट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट तरीका क्या है? y रेज़ टू पावर 5/3 है, तो dq/q विल बी इक्वल टू 5/3 dy/y। dy/y आपका यहाँ पे हो जाएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dq/q आ जाएगा 5/3 × 20, क्योंकि 20% से इंक्रीज हुआ है। इससे आप निकालोगे तो ये 13.33 के आसपास आएगा, तो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 460 में दिया गया है कि एक स्लूइस गेट है, रेक्टेंगुलर चैनल है, अपस्ट्रीम फ्लो की कंडीशंस हैं वो 2 मीटर है, डेप्थ और वेलोसिटी ऑफ फ्लो 1.25 मीटर पर सेकंड है। स्लूइस गेट है, उसके डाउनस्ट्रीम में डेप्थ 0.44 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो 5.68 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछा गया टोटल थ्रस्ट जो गेट पे लग रहा होगा वो क्या होगा? नियरेस्ट टू 10 यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वाले चैप्टर में किए होंगे कि ये स्लूइस गेट है, एक साइड वाटर लेवल यहाँ तक है, दूसरी साइड यहाँ तक है, स्लूइस गेट पे जो फोर्स आ रहा है वो निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी भी है, वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। बेसिकली एमवी होता है मोमेंटम, और मोमेंटम में चेंज होता है वो इक्वल होता है फोर्स अप्लाइड के। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसके कारण अब जो इक्वेशन बनेगी वो हाइड्रोस्टैटिक वाली नहीं बनेगी। यहाँ पर प्रेशर फोर्स ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्ट करेगा अभी भी, उसी के साथ में सर्च वाला जो स्लूइस वाला जो गेट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो होगा। अब ये जैसे वाटर है यहाँ पर, इसको हम कंसीडर करें तो वाटर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है स्लूइस गेट पे, और स्लूइस गेट इसका अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगा रहा है वाटर के ऊपर। तो हमें स्लूइस गेट वाला फोर्स निकालना है, तो हम वाटर को एनालाइज कर लेते हैं, वाटर में कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एफ आ जाएगा। जो स्लूइस गेट वाटर के ऊपर लगा रहा है उसका हम माइनस साइन लगा देंगे, तो स्लूइस गेट पे जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेंथी तरीका है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं एडवाइस करूंगी कि आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें फोर्स का, काफ़ी सिंपल है फॉर्मूला याद रखना भी। जैसे डेल्टा ई वाला आपने जरूर याद किया होगा हाइड्रोलिक जंप में, y2 - y1 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 y1 y2 ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया है, और y1 y2 मल्टीप्लाई की बजाय एडिशन में आ गए हैं, एक रो और आ रहा है ऊपर।
क्योंकि फोर्स की टर्म में बात कर रहे हैं हम। यहाँ kgf है तो हम रो ले रहे हैं, अगर न्यूटन होता है तो यहाँ पर हम W लेते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट आप सिंपली वैल्यूज रखोगे 1000, y1 2 है, y2 0.44 रेज़्ड टू पावर 3, 2 प्लस 0.44, इसको सोल्व करने पर 778 kgf आएगा। तो इसको आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। कंसेप्ट से अगर हमें करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो P1 है, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वाटर के कारण वो P2 है, सर्ज वाला स्लूस वाला जो गेट है वो वाटर पे जो फोर्स लगा रहा है वो F है। अब आप कंडीशन इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पर इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के, तो फोर्स क्या क्या है P1 माइनस P2 माइनस F इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। mv, m को हम क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो होगा रो इंटू क्यू, क्योंकि रो है आपका केजी पर मीटर क्यूब में और मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका यहाँ पे डिस्चार्ज है, तो केजी पर सेकंड में पर यूनिट जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो आ गया, डीवी यहाँ पे जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो आपने रख दिया। इस इक्वेशन से आप यहाँ पे अब निकाल सकते हो एफ, लेकिन यहाँ पे एक तो P1 आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू होता है WH इंटू एरिया, WH लोगे तो H मिड पॉइंट का लोगे आप, तो वो होगा गामा इंटू y1/2 इंटू एरिया। Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1y1 हो जाएगा या V2y2 करके कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला है, लेकिन बेस्ट तरीका होगा कि आप इसको याद रख लें और आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 461 पे दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं टरबाइन के रिगार्डिंग, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है। स्पेसिफिक स्पीड है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ टरबाइन में, तो स्पेसिफिक स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप का टरबाइन हमें यूज करना है। सेकंड में दिया है कि स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी हायर मिलेगी, तो स्पेसिफिक स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे अगर हम रन करते हैं तो एफिशिएंसी कम मिलती है हमें। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। थर्ड में दिया है कि टू हाई स्पेसिफिक स्पीड है, हाई अवेलेबल हेड है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होगी हमें टरबाइन की, ये चीज़ बिल्कुल सही है। और इसी के साथ में क्या होगा, अगर लो हेड है, मतलब लो ही हेड है और लो ही आपकी स्पेसिफिक स्पीड है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी टरबाइन की तो स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, बट आपके जनरेटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस वाले केस में टरबाइन की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये फर्स्ट और 3 करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462 में दिया है कि हार्डलिंग मशीन है, मोमेंटम ऑफ वाटर है वो 15915 न्यूटन मीटर है, मशीन रोटेट करिए 600 आरपीएम की स्पीड से, तो पावर डेवलप्ड क्या होगा, तो पावर डेवलप होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और टॉर्क है यहाँ पर मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो आपको दिया गया है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो रोटेशनल की अगर कहीं पे बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे लीनियर वाले में मोमेंटम निकालते थे, और लीनियर मोशन हो रहा है तो उसमें mv में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होता था फोर्स के। इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें जो चेंज हो रहा है वो आपका इक्वल आएगा टॉर्क अप्लाइड का, क्योंकि फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क होता है रोटेशनल वाले में, तो टॉर्क इंटू ओमेगा हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये आपको दिया गया 515,915, ओमेगा आपको दिया नहीं है लेकिन आप इस तरीके से निकाल लोगे। 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट की स्पीड है, तो ओमेगा क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री कितना रेडियन से रोटेशन होगा, एक रिवॉल्यूशन यानी एक राउंड पूरा किया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इंटू एन 600, एक मिनट में इतना किया तो एक सेकंड में कितना किया, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 20 पाई आ गया। यहाँ पर ये वैल्यूज रखोगे तो 1000 किलोवाट आ जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना पावर और वर्क डन, और इसमें आप थोड़ा काफी ज्यादा मतलब यूनिट्स की अगर हेल्प लो ना तो उससे भी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे पावर अगर है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरीके से होता है लीनियर के लिए, और यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम आ जाएगा, और ये तो आप इजीली लिख ही सकते हो, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है कि सर्ज ड्रिंक है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है 4 वे के, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड देखते हैं, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट है, ये बून है पावर जनरेशन के लिए। जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पावर की उसके अकॉर्डिंग हम कोल जो बर्न करने हैं वो बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हाइड्रो पावर प्लांट की बात आती है, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज है इनकी बात आती है, तो इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर जनरेशन नहीं बढ़ा सकते, रिवर का हेड हम नहीं बढ़ा सकते, डिस्चार्ज हम नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं पावर की डिमांड में, उनको मीट करने के लिए क्या किया जाता है, जब पावर की सप्लाई लो है, फॉर एग्जांपल डे टाइम की बात हो रही है, नाइट टाइम में जैसे कोई इंडस्ट्रीज है नहीं चल रही है, रेजिडेंशियल एरिया में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रात में पावर का कंजम्पशन काफ़ी घट जाएगा। उस टाइम आप वाटर को उधर स्टोर कर लोगे एक हाइट पे। अब यहाँ पर आपने पावर जनरेट कर ली, मतलब पावर ये स्टोर कर ली एक तरीके से कि ये वाटर स्टोर कर दिया हाई हेड पे, इसलिए जब नीचे आएगा तो आप इससे पावर जनरेट कर सकते हो। तो पावर सप्लाई जब डिमांड लो थी उस टाइम आपने एक्स्ट्रा पावर थी, उसको पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट में यूज़ कर लिया। पंप करके आपने वाटर को ऊपर हाइट पे स्टोर कर दिया, जिससे आप बाद में पावर जनरेट कर सकते हो जब डिमांड है वो हाई होगी। तो ये एक बून है यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। 3 में दिया है कि वाटर हैमर है पेन स्टॉक में, वो डेंजरस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो 3 तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तो गलत स्टेटमेंट है, और 3 जिसमें भी दिया है ये तो आंसर नहीं होंगे। 2 है वो करेक्ट है, हमें ये भी पता चल गया। तो आंसर ऑप्शन ए ही बचा है। 4 में दिया है कि कैप्लन टरबाइन है, ये लो हेड पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिस्चार्ज हाई हो, हेड लो हो, उसके लिए कैप्लन टरबाइन बेस्ट रहता है। अब करते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि सर्ज टैंक एज ए सर्ज टैंक हम यूज़ कर सकते हैं 4 बे को, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक दूसरे के। तो 4 बे क्या है, क्या टेम्परेरी स्टोरेज होता है इस तरीके से पेन स्टॉक के पास में। तो इसका पर्पज़ यहाँ पे स्टोर करने का है, सर्ज टैंक का हमारा पर्पज़ होता है वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करने का। बट अगर सर्ज टैंक यहाँ पे दिया गया है, पेन स्टॉक की लेंथ कम होगी, और उस केस में एज ए सर्ज टैंक ये 4 बे भी है वो हेल्पफुल रह सकता है वाटर हैमर के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 464 में दिया है कि ग्लास का ट्यूब है, 2.5 mm इंटरनल डायमीटर है उसका, इमर्ज किया गया है ऑयल में, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 940 kg पर मीटर क्यूब है, डेप्थ है 9 mm, प्रेशर है वो हमें अप्लाई करना पड़ा 148 न्यूटन पर mm स्क्वायर एक बबल को फॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे बबल है, ये ड्रॉपलेट ही है बेसिकली, सोप का बबल होता है वैसा नहीं है कि बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है। ये इस तरीके से है कि अंदर पूरा ऑयल इसमें भरा हुआ है और ये बबल हमने बनाई है। तो यहाँ पर P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल या P आउटसाइड इक्वल होगा 4 सिग्मा अपॉन D, ये होता है ड्रॉपलेट के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे इंटरनल वाला प्रेशर क्या है जो हमने अप्लाई किया, ये आउटसाइड वाला एक्सटर्नल वाला प्रेशर क्या है जो कि यहाँ पर जो डेप्थ दी गई है 9 mm पे, उस पे जो एक्ट कर रहा है प्रेशर वो, तो ये P इज इक्वल टू WH से आप निकाल लोगे। P इज इक्वल टू WH, W हो जाएगा 940 इंटू 9.81, ये आपका W या गामा आ गया, और ये आपने डेप्थ से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर निकाल लिया। ये दोनों वैल्यूज की यहाँ पे वैल्यूज रखोगे दोनों टर्म्स की, तो ये आएगा 0.041 न्यूटन पर मीटर, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो चीज़ें नहीं क्लिक होंगी, लेकिन फिर एक बार कर लिया तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 465 में दिया गया है कि 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड है, वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टेग्नेशन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? स्टेग्नेशन पॉइंट वो है जहाँ पर वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। सारे कोऑर्डिनेट्स आपके वेलोसिटी के मतलब सारे कंपोनेंट्स 0 हो गए हैं, u भी 0 है, v भी 0 है। 2 अननोन है आपके पास, 2 इक्वेशन बनेंगे आपकी 0 इक्वेट करने पे। इसको सोल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 - 2। स्टेग्नेशन का मतलब ही ये है कि स्टेग्नेट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सारी वेलोसिटी है वो 0 है। डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 466 में दिया गया है कि एक साइफन है, सबमिट है वो 5 मीटर अबव द वाटर लेवल इन द टैंक। बेसिकली इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है, हमें यहाँ पे फ्लो करवाना है। साइफन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी इस लेवल से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं? सबमिट है वो 5 मीटर अबव है, ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर ऊपर आपका सबमिट पॉइंट बी है। हेड लॉस है इनलेट टू द सबमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हेड लॉस 2.5 मीटर का हो रहा है। वेलोसिटी हेड बी पॉइंट पे 0.5 मीटर है। आपसे पूछा गया प्रेशर हेड एट द सबमिट पॉइंट डी।
तो यहाँ पर आप टोटल हेड इक्वेट कर दीजिए इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। टोटल हेड ए पे जो है उसमें 2.5 मीटर तो लॉस हो जाएगा जाते जाते, वो तो घटा दीजिए, जो बचेगा वो हेड बी पे अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस मैं Z1 ले लूँ, क्योंकि ये दी नहीं है और ये इक्वेशन में कैंसिल आउट हो रही है, तो मैंने मान लिया कि ए है, इसका डेटम हेड Z1 है, ये वाला डेटम लाइन है, तो Z1 माइनस 2.5 मीटर। यहाँ पर अब ए वाले पॉइंट पे ना तो इसकी कोई वेलोसिटी है ना ही कोई प्रेशर है, क्योंकि टॉप सरफेस पे लाई कर रहा है, स्टैटिक भी है वाटर, तो सिर्फ डेटम हेड ही है। इस तरीके से होता है ना, P अपॉन W प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z, तो ये दोनों तो जीरो हो गए, सिर्फ यही है। Z1 माइनस 2.5 मीटर इज इक्वल टू Z1 प्लस 5, ये Z1 है प्लस 5, क्योंकि ये डेटम है ना हमारा, तो बी पॉइंट का डेटम हेड क्या हो जाएगा, Z1 प्लस 5 प्लस यहाँ पर बी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी हेड है 0.5 मीटर, पी बी आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो पी बी माइनस 8 मीटर आएगा, और यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो वाटर है, तो इस तरीके से आप गामा एच या डब्ल्यू एच वाले फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, तो माइनस 80 किलो पास्कल आ जाएगा। बेसिकली आपका 9.810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, 1000 होता है ना केजी पर मीटर क्यूब में, 9.81 से मल्टीप्लाई करा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आपका गामा आ गया वाटर का। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा, राउंड ऑफ करके इसको 10 लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 80 किलो पास्कल आ जाएगा। अगर आपने न्यूटन में लिया होता तो पास्कल में आता, क्योंकि पास्कल स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है प्रेशर की, किलो न्यूटन ले रहे हो तो किलो पास्कल में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467, स्ट्रीम फंक्शन आपसे पूछा गया है डबलेट का। डबलेट क्या है, एक सोर्स है एक सिंक है। सोर्स क्या है, जिससे इस तरीके से बाहर निकल रहा है फ्लो, सिंक वो है जिसके अंदर जा रहा है फ्लो। ये अगर आसपास है तो जो फ्लो लाइंस बनेंगी उनको हम डबलेट बोलेंगे। ये उनकी इक्वेशंस होती हैं, आपको याद रखनी है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। स्ट्रीम फंक्शन की ये इक्वेशन होगी, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की ये यू है बेसिकली, यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन 2 पाई आर, यू कोस थीटा अपॉन 2 पाई आर, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 468 है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके इस सिंगल क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। रोटेशनल स्पीड है वो 0.8 मीटर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, एक्सिस वर्टिकल है, इस तरीके से हेल्ड किया गया है। फ्लूइड है वो 0.6 मीटर तक राइज होता है। इसी के साथ में यहाँ पे एक इस तरीके से एक्सपोज्ड सरफेस बनती है, अनकवर्ड सरफेस। पहले क्या था, पहले इसमें कुछ वाटर फिल किया हुआ था, टैंक है, आपने इसको घुमाया घुमाया तो ये इस तरीके से हो गया कि अब यहाँ पर वाटर है सिर्फ। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अगर ये ऐसा बन रहा होता, अगर ये ऐसा बन रहा होता तो उस केस में एच इक्वल होता गामा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2G। याद रखने के लिए आप इस तरीके से भी रख सकते हो कि एच हेड है तो इसको वेलोसिटी हेड के इक्वेट कर दो, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G। वी वेलोसिटी है तो जो वेलोसिटी हेड होगा वी स्क्वायर अपॉन 2G होगा। वी को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2G। तो याद रखने के लिए आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा, इजी है। उसके बाद ये तो इस वाले केस के लिए था। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बिल्कुल अनकवर्ड, मतलब यहाँ पर बिल्कुल वाटर है ही नहीं, इतने में ही है। अगर इसकी डेप्थ ज्यादा होती तो शेप इस तरीके से बनती, तो हम पहले इस वाले के लिए निकाल लेंगे, और फिर हम ये वाला जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ इसको एक अलग टैंक मान के, एक अलग सिलेंडर मान के इसके लिए निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो पहले जब मैंने ये वाला निकाला Z1 निकाला, Z1 निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2G कर दिया। ओमेगा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। और जब मैं Z2 निकाल रही हूं, अब Z1 निकालने के लिए आर क्या होगा आपका 0.8 मीटर का हाफ। जब मैं Z2 निकाल रही हूं तो मेरा आर यहाँ पे हो जाएगा 0.3 मीटर, ये वाला डिस्टेंस मतलब 0.3 मीटर का हाफ। तो इसी तरीके से दूसरा निकालिया Z2 और इन दोनों का डिफरेंस है 0.6 मीटर के इक्वल। अगर सिंपल ऐसा केस होता तब तो आपको ये वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अनकवर्ड सरफेस आ गई है, तो उस केस में आपको नीचे ये बनाना पड़ेगा पूरा शेप, और Z2 वाला है वो माइनस करना पड़ेगा।
इसके बाद तो ईजी है, आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेशन को। रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, ऑप्शंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगेन आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देखो कि ये वाली वैल्यू किससे आ रही है, ये भी कर सकते हो। तो इस सोल्व करने पे आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 469 में दिया है कि 90 डिग्री की एंगल की ट्राइंगुलर नोच है। एरर है इसमें एस्टिमेट जो हो रही है डिस्चार्ज को मेजर करने में, वो क्या होगी? अगर वर्टेक्स एंगल है उसको कट करने में एरर हुई है, वो 1% हुई है। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि हेड में ये एरर आ रही है, तो उस केस में डिस्चार्ज में एरर क्या होगी, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर थीटा में जो एरर आ रही है उसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ पर क्यू की इक्वेशन ये होती है, ये आपको याद रखनी है ट्राइंगुलर नोच के लिए। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो टेन थीटा बाई 2 है, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, फिर थीटा बाई 2 को करोगे तो 1/2 आएगा, इंटू डी थीटा आ गया। अब आप डी क्यू अपॉन डी क्यू निकालिए, ये आ गया टेन थीटा बाई 2, बाकी तो आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना सारी टर्म, ये वाली और यहाँ पे ये वाली √2g पूरा ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो सारी टर्म ये कैंसिल हो रही है, √2g भी कैंसिल हो रहा है, एच भी कैंसिल हो रहा है। ऊपर आएगा टेन थीटा बाई 2, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू डी थीटा। अब टेन थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख दीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दीजिए। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा आएगा, और इसको आप 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू 2 को हम साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है बेसिकली आपके पास अभी तक। अब डी थीटा आप कैसे निकालोगे? 90 डिग्री का एंगल है और 1% से एरर हुई है, तो पहले तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 90 अपॉन 180 इंटू पाई, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, एक में होगा पाई अपॉन 180 इंटू 90। तो ये आपकी डी थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आपके 90 है, तो साइन थीटा साइन 90 तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, इंटू डी थीटा है। डी थीटा को हमने डिग्री में था तो इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, और 90 डिग्री का एंगल था, इसका 1% हमने निकाल लिया, 90 इंटू 1/100, ये 90 का 1% आ गया जो कि डी थीटा होगा। जो एरर है थीटा में इंटू पाई अपॉन 180, ये है कन्वर्जन का फैक्टर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पाई अपॉन 200 आएगा। उसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2% आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सिंपल वो हेड वाले जो क्वेश्चंस थे गुप्ता एंड गुप्ता में इनिशियली दिए गए हैं वो भी हो जाएंगे, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कुछ और निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 470 लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। यहाँ पे दिया गया है कि ओपन चैनल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, साइड स्लोप 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल है, यानी ये अगर वर्टिकल 1 है तो हॉरिजॉन्टल है वो n होगा, वर्टिकल अगर yc है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला nyc होगा, और साइड सेम है, एंगल सेम है, तो इधर वाला भी nyc होगा। ठीक है, रेशियो पूछा है आपसे क्रिटिकल डेप्थ टू स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ, ये वाला फॉर्मूला होता है, हर के लिए एप्लीकेबल होगा, रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर। अब यहाँ पर आप इसको ट्राइंगुलर के लिए लिखोगे तो Q को हमने क्या लिख दिया, VA, तो V स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, T अपॉन GA क्यूब, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, A के नीचे बच गया, ऊपर एक B बच गया, B क्या है, ये टॉप वाली बीट है। ये इक्वेशन आई आपकी। इस इक्वेशन में अब आप एक को क्या लिख सकते हो, 1/2 BYC, ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिख सकते हो। तो एक की वैल्यू आपने यहाँ पे ये पुट करी तो आपकी इक्वेशन बन गई है ये, YC इज इक्वल टू 2V स्क्वायर अपॉन जी। आपसे यहाँ पे पूछा गया है EC, EC क्या होगा, YC प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, तो YC, अब यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन जी की जगह आप लिखोगे YC/2, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आया है ये वाली जो इक्वेशन थी इससे, तो YC/2 लिखोगे, एक 2 यहाँ पे आ रहे हैं तो YC/4 हो जाएगा, 5/4 YC आ जाएगा। रेशियो किस किस से पूछा है आपसे, YC अपॉन EC का, तो YC अपॉन 5/4 YC, तो ये आ जाएगा 4/5, ऑप्शन सी होगा। अगर रेक्टेंगुलर चैनल की बात होती तब तो EC आपका डायरेक्टली 3/2 YC के इक्वल होता है, लेकिन ट्राइंगुलर का अगर आप याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रख सकते हो तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम 470 से लेके 490 तक करेंगे और उससे नेक्स्ट में सब्जेक्ट है वो एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।